हाय एवरीवन, दिस इज मिस्टर के। तो अभी मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। मुझे एक्चुअली मैंने पहले भी बनाई थी, वो मेंस के लिए थी, लास्ट ईयर की एचपीएससीबी जूनियर क्लर्क मेंस का। अभी कुछ स्टूडेंट्स हैं जो बिल्कुल नई से शुरुआत कर रहे हैं, तो उन लोग ने मुझे पूछा है कि भैया आप कुछ बताओ कि जिससे हम शुरुआत करें और वेरी फर्स्ट अटैम्प्ट में ही इसे कंप्लीट कर सकें। और बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिनका डोमेन ये नहीं था बैंकिंग सेक्टर, बट एज क्राइटेरिया की वजह से वो इस चीज़ को फिल कर रहे हैं। तो एचपीएससीबी जूनियर जूनियर क्लर्क प्री के हिसाब से देखते हैं पहले कि उन्हें क्या स्ट्रैटेजी यूज़ करनी है। पहले पैटर्न देख लें तो इंग्लिश, मैथ्स और रीजनिंग। इंग्लिश 30 मार्क्स की है, 30 क्वेश्चंस, 35 क्वेश्चंस मैथ्स के और 35 क्वेश्चंस रीजनिंग के। अगर हम पिछली कट ऑफ के हिसाब से देख लें, वैसे कट ऑफ पर हम निर्भर नहीं कर सकते हैं, बिकॉज चीज़ें बदलती है, जितना ज़्यादा टाइम कर सकते हो उतना करना चाहिए। तो यहाँ पर एससी की जो थी वो 79.25, सेम फॉर ओबीसी। एसटी की इन सबसे ज़्यादा थी। जनरल की बात कर ली जाए तो 89.25 तक गई, और इकोनॉमिक वीकर सेक्शन जो है दैट इज़ 82। सो राउंड अराउंड मतलब इतनी है, अपने को 90 का टारगेट लेके चलना है, तब जाकर क्वालिफाई होगा प्रीलिमिनरी एग्जाम। अब इस चीज़ में आता क्या है, सबसे पहले इंग्लिश जिनका सही है वो 30 आउट ऑफ 30 अटैम्प्ट्स कर सकते हैं, बिकॉज ये उनके लिए एक बहुत मतलब इसका जो लेवल होगा वो एसबीआई और आईबीपीएस क्लर्क से ईजी होगा। तो इसमें अटेम्पटेशन 90 प्लस होगी ही होगी। अब बात कर लेते हैं प्रीलिमिनरी के बाद, ये 90 प्लस का जो इसका टारगेट है, फिर मेंस की बात आ जाती है। मेंस में जीके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। 50 क्वेश्चंस तो ईच होंगी, ये 50 क्वेश्चंस ईच हैं और 25 मार्क्स के होंगे, जिसमें से जो आपकी 25 क्वेश्चंस के अराउंड होंगे वो एचपी जीके प्लस अदर जीके जो होती है, जिसमें ऑलराउंड जो भी आता है इंडिया की नेशनल। 25 क्वेश्चंस जो होंगे वो कोऑपरेटिव बैंकिंग अवेयरनेस के होंगे। इनका डिफरेंस मैं बाद में बताता हूँ क्या है। तो ये इस तरीके से डिवाइडेड है। एच पी जी के अप्रॉक्स ऐसे आते हैं, 8-9 क्वेश्चन तक आ जाते हैं, मतलब मैंने जो देखा था पास में। ये पैटर्न चेंज कर सकते हैं, तो कुछ भी यहाँ पे रिजिड नहीं है। फिर वही सेम है, इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग, यहाँ पर नंबर खींचने वाले होते हैं। सेम चीज़ें हैं, 25 मार्क्स ईच। तो ये कुछ इस तरीके से होगा, ये डायरेक्टली लिस्ट निकालते हैं और बताते हैं कि ये लोग सिलेक्टेड। लास्ट पास में तो ऐसे ही किया इन्होंने, आईबीपीएस के थ्रू बेशक हेल्प कराया, बट ये अपनी लिस्ट निकालते हैं एंड में। इस साल क्या होता है वो देखने वाला होगा। तो अब बात कर लेते हैं जनरल अवेयरनेस की, जो कि बहुत ज़्यादा एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। सपोज अभी हमने एग्जाम फिल किया है, दैट इज़ इन मार्च 31 लास्ट डेट है। एग्ज़ाम जो है वो अप्रैल में भी हो सकता है या मई में हो सकता है, अप्रैल के एंड में या मई के स्टार्ट में, इस दौरान ये एग्ज़ाम होगा। तो अपने को क्या लेके चलना है, इसी दौरान में फिर 1 महीने का या 2 महीने का, 1.5 महीने का गैप डलता है। 1 महीना तो होता ही होता है, 1-1.5 महीना। अभी तक इनका ऐसे ही चला है, मई के बाद जून भी होगा, एंड देन जुलाई, एंड देन अगस्त। तो हम लेके चल रहे हैं कि अगस्त में इनका मेंस हो सकता है। ये वाला जो होगा ये अगस्त या जुलाई के एंड में, अगस्त की स्टार्टिंग में हो जाएगा। तो इसके लिए जो जनरल अवेयरनेस है, जनरल अवेयरनेस की बात कर दी जाए तो इसमें करंट अफेयर्स जब हम पढ़ेंगे वो होंगे आपके अप्रैल से चालू कर दीजिए, मई, जून, जुलाई, ये डेली बेसिस पे होने चाहिए। और इस बार जैसे हमने एसबीआई क्लैरिकल में देखा तो बिल्कुल डेप्थ से आए हुए थे, वन लाइनर का तो कोई फायदा ही नहीं था करने का। सपोज अरविंद पानागड़िया इज द 16 फाइनेंशियल कमिश्नर, मैंने सिर्फ इतना पढ़ा था और एग्जाम में ये आया, अरविंद पानागड़िया हु इज द 16 फाइनेंस कमिश्नर, व्हाट वाज हिज प्रीवियस जॉब, व्हाट वाज हिज प्रीवियस पोजीशन एंड विच डिपार्टमेंट, कुछ इस टाइप से था। तो इन चीज़ों को डेप्थ में पढ़ने के लिए डेली रीडिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, और इसमें मार्च के एंड को भी यूज़ कर सकते हैं, बिकॉज मार्च अभी एंड नहीं हुआ है। यहाँ से चालू होगा 1 2 3 4 5 और अगस्त का स्टार्ट। इतना टारगेट करना ही पड़ेगा अपने को, मतलब एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के लिए। तो जो स्टूडेंट्स अभी जिन्होंने ये एग्ज़ाम फिल किया है, उनका सबसे पहला जो एक मेन टारगेट होगा, मेन टारगेट में देखिए मॉक्स आप कोई भी प्लेटफॉर्म ले सकते हो, लाइक टेक्स्ट बुक, लाइक ऑलिव बोर्ड, अड्डा 24/7, या फिर बहुत सारे हैं, प्रैक्टिस मॉक हो गया, या फिर ग्रेडअप हो गया, और भी बहुत सारे हैं। वो आप अपने हिसाब से देखिए। टेक्स्ट बुक को मैं इसलिए प्रेफर करता हूँ क्योंकि थोड़ा चीप पड़ जाता है। ऑलिव बोर्ड को बहुत लोग बोलते हैं बिकॉज इसमें आपको लेवल मिलता है क्वेश्चंस का, तो जो लोग ये तो कर ले उनके लिए इनफ है। तो इसमें डेली मॉक देना बहुत ज़रूरी है। आई नो डेली में मॉक आपको इसके भी अवेलेबल नहीं होंगे, एचपीएससी भी जूनियर क्लर्क के बहुत रेयर चांसेस है कि किसी प्लेटफॉर्म पर मिले, और यू कैन नॉट टोटली रिलाई ऑन दैट। तो इस वजह से आप आईबीपीएस क्लर्क के और एसबीआई क्लर्क के, इवन आई विल सजेस्ट यू गाइस टू गो फॉर आरआरबी क्लर्क टू, क्योंकि इसमें मैथ्स और रीजनिंग जो होता है वो आपका कॉन्सेप्ट बूस्टर करेगा। और ये एग्जाम भी आने वाला है, जो लोग बैंकिंग सेक्टर से रिलेट रखते हैं उनके लिए आरआरबी पीओ, आरआरबी क्लर्क को एक टारगेट रखना इंपॉर्टेंट है इस टाइम पे, बिकॉज ये भी इसी दौरान में एग्जाम होगा। तो डेफिनेटली और डेली बेसिस पे, ये तो 45 मिनट्स का होता है इसका आरआरबी का, और ये 1-1 आवर के होते हैं। तो जितने ज़्यादा मार्क्स दोगे उतना ज़्यादा आपको हेल्पफुल रहेगा एग्जाम को क्वालिफाई करना। ये एक शॉर्ट स्ट्रैटेजी है। किस तरीके से आप इसे अप्लाई करोगे वो मैं बता देता हूँ। मॉर्निंग में आप कोई भी यूट्यूब से
जैसे आशीष सर हो गए हैं, अभिजीत सर हो गए हैं, आप सर्च कर लेना जिस भी टीचर का आपको ईज़िली मतलब मेमोराइज़ होता है, वो लोग एक वीडियो लेक्चर देते हैं। ये या तो 7 बजे होगा या फिर 8 बजे। तो आपको लाइव ना देखकर 9 बजे देखना है। आई विल सजेस्ट इट कि 9 बजे देखो। उसमें क्या है, आप स्पीड इंक्रीज़ कर सकते हो या फिर आगे कर सकते हो, जो कोई वो एक्स्ट्रा चीज़ बोलते हो लाइक कुछ भी दैट इज़ नॉट रिलेटेड टू योर सिलेबस। तो उसमें टाइम ज़्यादा कंज्यूम नहीं होता है। तो 9 बजे से लेके 10 बजे तक आप जो है, या टाइम आपका कुछ भी हो सकता है। बस मैं ये बता रहा हूँ कि 7-8 बजे वो लोग जो है रेगुलर बेसिस पे लाइव आते हैं यूट्यूब पर और जनरल अवेयरनेस। अब इसको करना कैसे है? आप अपने नोट्स बना सकते हो इस पे, कोई एक रजिस्टर बना लीजिए या कुछ भी, बिकॉज़ जितना थॉरोली आप करोगे उतना ही हेल्पफुल होगा। उसके बाद क्या होता है, टेलीग्राम में हैविंग अ कॉल, जस्ट गिव मी अ सेकंड। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट। टेलीग्राम पे कुछ ग्रुप्स हैं, जैसे अपरिचित यू माइट हैव हर्ड ऑफ, या फिर चंदू करके भी है एक। ये वन लाइनर क्विज़ देते हैं। इनके पीडीएफ्स भी मिल जाएंगे, पेड हैं ये ग्रुप्स, बट और भी कई सारे ग्रुप्स आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, जहाँ पे आप लोग डेली बेसिस पे क्विजेस दे सकते हो। आप इधर नोट्स तो बनाते हो, पढ़ लेते हो, बट उसको देखने के लिए और मैं आपको और सजेस्ट कर सकता हूँ, काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म्स है पढ़ने के लिए। तो कोई भी ऐप ले लीजिए, जैसे कि स्टडी कीड़ा हो गया, या कौन कौन सी हैं ऐप्स मुझे देखना पड़ेगा, इट्स बीन वेरी लॉन्ग टाइम आई हैवंट यूज सच प्लेटफॉर्म्स। गाइडली हो गया, बाईजूस, और मॉकर। मॉकर में तो आप डायरेक्ट फुल टेस्ट दोगे, ये बिल्कुल फ्री है। तो इस टाइप से कुछ ऐप्स हैं ये, जो आप प्ले स्टोर पे सर्च करोगे तो आपको और भी ऑप्शंस मिल सकते हैं, बट दीज आर वन ऑफ जिसमें आपको इन दो में तो आपको मिल जाएंगे पक्का ही पक्का। ये क्विजेज मिलेगी डेली बेसिस पे, जो आप जिसमें आप देख सकते हो। तो आपको 2 टारगेट्स रखना है। क्विजेज आपकी 4 से 30 मिनट्स की हो गई, वैसे तो 10 मिनट की होती है, बट आप उसको रिवाइज भी करोगे, या जो भी आप जितना टाइम लेते हो उतना लगेगा ही लगेगा। 1 घंटे का ये हो गया, तो आपको 1.5 घंटा जो है ये जीके के लिए देना ही देना है। इसमें बोलते हैं कई लोग कि एचपी जीके कैसे करनी है, बिकॉज दे हैवंट रीड अबाउट इट बिफोर। सो मैं ये बोलूँगा कि आपको अगर टाइम लगता है तो आप वीकली वाइज पढ़ सकते हो। जो चीज़ें आपकी छूटती है उनको वीक में कई सारे प्लेटफॉर्म्स हैं ऑनलाइन, तो वहाँ पर सर्च करके आप देख सकते हो। लाइक जहाँ पर आपको जनरली ऐसे क्वेश्चंस मिलते हैं, लाइक इंटरनेट पर सर्च करके आपको कम से कम ये तो क्लियर हो जाएगा कि किसमें किस टाइप की जीके आती है। वो आपके खुद के एफर्ट्स हैं, लाइक 7 to 8 मार्क्स को कैसे चकना है एचपी जीके के। क्योंकि यार ये मैं चीज़ें आपको नहीं बता सकता कि क्या आने वाला है इसमें, ये बिल्कुल भी वैसा नहीं है कि कोई हार्ड एंड श्योर रूल है जो कि यही आएगा, इसी टाइप से आएगा। तो जिन चीज़ों का मुझे पता है और जैसे करता हूँ, जैसे मैंने किया है अपने टाइम, तो मैं उसी का ही बता सकता हूँ। ये 2 चीज़ें तो कन्फर्मेशन में है कि ये आपको आगे के लिए बहुत हेल्प करेगी। सपोज इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर HPSCB क्लर्क, यही चीज़ें जो आपकी स्ट्रेटजी है, यही RRB PO और RRB क्लर्क में यूज़ होने वाली है, सेम जीके का सेम पैटर्न। तो मुझे नहीं लगता कि इतना ज़्यादा टाइम होगा कि हम लोग सेपरेटली किसी एक सेक्शन को दे पाएँ, कि जैसे मुझे एचपी जीके भी करनी होगी डेली बेसिस पे, इसके साथ मैं तो नहीं कर पाऊँगा। तो मैं वैसे ही स्टूडेंट्स को एक बोल सकता हूँ कि आप वीकली बेसिस पे कुछ वीडियोस चेक कर सकते हो ऑनलाइन। मैं बाद में उनके बारे में भी बताऊँगा कि किस किस को आप फॉलो कर सकते हो फॉर एचपी की जनरल अवेयरनेस के लिए। रेदर दैन डूइंग दैट, तब तक के लिए आप लोग ये चीज़ समझ लीजिए कि 1.5 घंटा आपको डेली का जीके के लिए देना है। अगर न्यूज़पेपर रीडिंग करते हो तो बहुत ज़्यादा अच्छा है, उसमें आपकी रीडिंग स्किल्स जो कि इंग्लिश के लिए यूज़ होती है, जिससे आप फास्ट रीडिंग करते हो, फास्ट रिप्लाई दे सकते हो, वोकैब्स इंप्रूव होती है, एनहांस होती है। तो इंग्लिश के लिए एक न्यूज़पेपर रीडिंग, यार ये ना एक बहुत ज़्यादा डिटेल्ड वे है किसी भी चीज़ को पढ़ने का और समझने का, और इससे जस्ट कोई एग्जाम ही क्वालिफाई नहीं होता, बट एक ओवरऑल डेवलपमेंट भी होती है, अपग्रेडेशन होती है पर्सनैलिटी में। कोई एक रूटीन फॉलो करने से बहुत चीज़ें इंप्रूव होती है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो ये डायरेक्ट रूल फॉलो नहीं कर सकते हैं, डायरेक्ट रूटीन फॉलो नहीं कर सकते हैं, तो उनके लिए भी मैं बाद में बताता हूँ कि किस टाइप से वो इस चीज़ को कवर अप कर पाएंगे। बट जो बेस्ट वे है मैं वही बता रहा हूँ, डिटेल्ड वे किसी भी चीज़ को करने का। न्यूज़पेपर रीडिंग हो गई है 30 to 60 मिनट्स की, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जितना फास्ट आपकी रीडिंग होगी उतना जल्दी आप रिस्पॉन्ड कर पाओगे, जितना जल्दी समझ पाओगे उतना जल्दी आंसर दे पाओगे। तो ये उसके लिए। मैथ्स के लिए भी मैं बता देता हूँ, बहुत एक शार्प एंड श्योर रूल है कि आप 15 क्वेश्चंस ईच टॉपिक के पढ़ें, और ये टॉपिक कौन कौन से होंगे वो भी मैं बता देता हूँ। ये हर एग्जाम में होते हैं प्रीलिमिनरी बैंकिंग सेक्टर के, तो जो न्यू है उन लोग के लिए बिल्कुल बोलते हैं ना कि शॉर्टकट मिल गया है किधर से कैसे प्रिपेयर करना है। और जो लोग पहले से कर रहे हैं उन्हें ये चीज़ पहले ही पता है, बट माइट भी उनकी स्ट्रेटजी सही नहीं रही होगी। तो इसमें एक सिंप्लीफिकेशन आता है। सिंप्लीफिकेशन के 15 क्वेश्चन रोज़ करने पड़ेंगे। 15 ही क्वेश्चन जो हैं आपको नंबर सीरीज़ के करने पड़ेंगे। 15 क्वेश्चन आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के करने पड़ेंगे। जब आप डेली करोगे तो आपके ना बहुत सारे फंडे क्लियर हो जाएंगे। तो यूँ मत सोचना कि आपने 2 दिन में 3 दिन में क्या सीखा, बट जब रेगुलर बेसिस पे आप ये चीज़ फॉलो करते हो ना, 1 महीने के लिए करके देखो, ये टारगेट जस्ट 1 महीने के लिए करके देखो, आपको बहुत सी चेंजेस लगेंगे। बट मैं बोलता हूँ इसे रोकना मत, छोड़ना मत, बिकॉज प्रैक्टिस के साथ ही आपकी जो है स्पीड एनहांस होती है। सो ये स्पीड आपको तब तक के लिए चाहिए जब तक आपकी फाइनल सिलेक्शन ना हो। ये सब कुछ वो चीज़ें हैं जो मैं इतने सालों में देखा हूँ, और जिन्होंने कुछ एक अच्छे पैटर्न को फॉलो करके एग्ज़ाम्स दिए हैं, उनके निकले हैं, वो आज अच्छी तरीके से काफ़ी अच्छी पोस्ट पे हैं। तो मेरा मानना यही है कि लोगों को अच्छे तरीके से करना चाहिए। अच्छा, फिर इसके बाद ये 3 चीज़ें तो हो गई, उसके बाद आपके पास आता है DI, डाटा इंटरप्रिटेशन। इसमें भी 3 टाइप्स हो गए हैं, जैसे जो मेन है, एक तो टेबुलर हो गया, टेबुलर या लाइन वाले जो होते हैं, दूसरा पाई हो गया, और तीसरा हो गया आपका कैस्केड, कैसलेट जिसे बोलते हैं।
ये 3 चीज़ें आपको करनी ही करनी है। चौथा डीआई हो गया। रीजनिंग के लिए मैं बता देता हूँ। आई नो बोरिंग सा है, बट आप इसको इंटरेस्टिंग कैसे कर सकते हो वो भी मैं आपको बताऊँगा। रीजनिंग में पजल्स करनी है बस, इंपॉर्टेंट यही है जिसकी आप प्रैक्टिस करोगे अलग से। ये सारी वो चीज़ें जो आपको अलग से करनी है। तो 30 to 60 मिनट्स मतलब कि 1 आवर इंग्लिश को दे रहे हो आप इधर। 15 मिनट भी लगाते हो अगर आप स्टार्टिंग में, तो 45 मिनट्स प्लस 15 मिनट्स फॉर डीआई, सो इट मीन्स 1 आवर आप दे रहे हो मैथ्स के लिए, ठीक है। और वैसे ही रीजनिंग की पजल्स के लिए मैं बोलता हूँ 30 to 45 मिनट्स इनफ है इधर। इसके अलावा आपको 1 आवर का एक मॉक देना है। ज़रूरी नहीं कि अगर आप रोज़ नहीं दे सकते हो तो आप एक अल्टरनेटिव डेज़ में इन्हें कर सकते हो कि आपने एक दिन दिया, एक दिन उसे रिवाइज़ किया, फिर एक दिन दिया, एक दिन रिवाइज़ किया, एक दिन दिया, फिर रिवाइज़ किया। तो ये कुछ इस तरीके से चलता है। देखिए कंपटीशन बहुत ज़्यादा हाई है, तो आपको अपनी प्रिपरेशन को जितना ज़्यादा आप कर सकते हो कंसिस्टेंसी के साथ, ऐसा नहीं है कि आप बीच में छोड़ दे रहे हो, तो वो भी नहीं करना है। ये सारी चीज़ें आपको करनी ही पड़ेगी। अब क्या रूटीन फॉलो कर सकते हो? सपोज दिस इज़ अ मंथ, राइट? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30, ये हो गया अप्रैल सपोज। तो इसको किस तरीके से आप यूटिलाइज़ करोगे? डेली जीके की क्लास हो रही है, ठीक है, और अल्टरनेटिव डे में आप 2 क्विज़ेस दे रहे हो, एक उस दिन की और एक पिछले दिन की सपोज। दूसरा, ये जीके कंप्लीट हो गई आपकी इसी में। इसके बाद आप मैथ्स का देखते हो, डेली बेसिस पे आप 15 ईच क्वेश्चन कर रहे हो, मैथ्स कंप्लीट हो गया। रीजनिंग की बात करते हैं। रीजनिंग में आप क्या कर रहे हो? पजल कर रहे हो, 30 to 45 मिनट्स ईच, हो गया आपका इनफ है। उसके बाद इंग्लिश आ जाता है, इसमें आप न्यूज़पेपर रीडिंग कर रहे हो, इनफ है। ये आपके सारे सब्जेक्ट्स कवर हो रहे हैं। अप्रैल में इसे कैसे अप्लाई करते हो? यहाँ आपने मॉक दिया, यहाँ रिवीजन किया, यहाँ मॉक दिया, रिवीजन किया, 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 मॉक दिया, रिवीजन, मॉक रिवीजन, मॉक रिवीजन, मॉक रिवीजन, मॉक रिवीजन, ऐसे ही चलता रहेगा ये। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। सपोज आप एक मंथ में 15 मॉक्स दे रहे हो और थॉरोली रिवाइज कर रहे हो, ठीक है। आपको मॉक तो दे दिया आपने, जो फर्स्ट 3 डेज़ के मॉक्स होंगे इसमें तो आपको यही एनालाइज करने में पता लगेगा कि कौन सा वीक सेक्शन है, कौन सा स्ट्रॉन्ग सेक्शन है और कौन सा मीडियोकर है, ऑन द बेसिस ऑफ एक्यूरेसी एंड टाइम कंजप्शन। आप टॉपिक्स को सिस्टमेटिकली अरेंज करोगे। एनालाइज कैसे करना है वो बता रहा हूँ मैं आपको। और काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म्स है लाइक ऑलिव बोर्ड, इसमें एआई के थ्रू ही आपको पहले ही खुद से शो कर देगा कि कौन कौन से टॉपिक्स आपके स्ट्रॉन्ग है, कौन से वीक है। बट मेरा मानना ये है कि आप थॉरली हर क्वेश्चंस को खुद से गो थ्रू करें और फिर इस चीज़ को देखें कि कौन से क्वेश्चंस आपके बहुत स्ट्रॉन्ग है और उनमें कितना टाइम आपने यूज़ किया है। फिर टॉपर के टाइम से उसे कंपेयर कीजिए। अगर आप उसके आसपास हैं या वैसा टाइम है तो ठीक है, नहीं है तो फिर उन्हीं टॉपिक्स को रिवाइज कीजिए, स्ट्रॉन्ग कीजिए, ठीक है। स्ट्रॉन्ग चीज़ को स्ट्रॉन्ग करना वो आपका वेपन होगा। वीक जो होंगे इनको सबसे लास्ट में देखना है। इससे पहले आप मीडियम वालों को देखोगे, जो मीडियम वाले हैं उन पे काम करना है इतने दिनों में। ये जो जब आप ये प्रैक्टिस कर रहे होगे ना, तो ये आप इन चीज़ों को इन्वॉल्व करोगे। वीक में आपकी पजल्स वगैरह भी आ जाएंगी उन लोगों के लिए जिनको पजल्स वगैरह या इनपुट आउटपुट हो गया, इस टाइप के कुछ क्वेश्चंस होते हैं, डाटा सफिशिएंसी के हो गए या स्टेटमेंट्स वाले हो गए। ये एक्चुअली मैं इसलिए कह रहा हूँ, ये बाद में भी इस्तेमाल होते हैं, ये आपकी प्रीलिमिनरी की प्रैक्टिस में तो नहीं आएंगे, बट मैं इसी के साथ साथ फॉर अप्रैल यू आर नॉट गोइंग टू इन्वॉल्व दीज सेक्शंस इन दिस पर्टिकुलर अप्रैल मंथ, बिकॉज आपका जो मेन टारगेट है वो आपका प्रीलिमिनरी को पहले क्लियर करना होगा। बट इसके साथ साथ आपको ये भी लेके चलना है कि प्रीलिमिनरी ही नहीं क्लियर करना बल्कि मेंस पे भी काम करना है। उसके लिए हम जीके तो कर ही रहे हैं, साथ साथ जो इसमें कुछ टॉपिक्स होते हैं उसको मैं अगले पार्ट में इन्वॉल्व करता हूँ, बिकॉज वो मेंस के लिए हैं पर्टिकुलरली। अभी प्री वालों को मैं बता देता हूँ, जो भी आपके वीक एस्पेक्ट्स हैं उनको सबसे लास्ट में लेके चलना है आपको। पहले 3 दिन मतलब आपको पहले 3 टेस्ट के टाइम पे अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स पे काम करना है, ताकि फिर वापसी ना देखना पड़े इसकी तरफ। फिर मीडियम को चकना है नेक्स्ट अगले वीक में, और उससे अगले में आपको वीक को चकना है। तो जब तक आपका एग्जाम आएगा आप अप्रॉक्स 90 to 95 तक अटैम्प्ट करने लायक हो जाओगे। इतना भरोसा रखो, प्रैक्टिस करते रहो, पेपर ईजी आएगा। बट वही बात है, ईजी के साथ जो इसका कंपटीशन लेवल है और कट ऑफ जाती है वो उसी बेसिस पे होती है। सी 90 गई थी लास्ट टाइम, 89.25 फॉर जनरल। सो क्लियर हो जाता है प्रीलिमिनरी, फिर मेंस में डुलते हैं। तो इससे बढ़िया है कि अपना प्री के साथ प्री की टाइम में ही इतना प्रिपेयर करो कि मेंस में भी वो हेल्पफुल हो। सो ये था मेरा प्रीलिमिनरी के लिए जो मैं बच्चों को गाइड करूँगा कि यार ये स्ट्रेटजी आप फॉलो कर सकते हो इफ यू वांट। और बाकी अपने आप जो आप नेचुरल वे से करते हो वो भी चाहिए। सो थैंक्स एंड बाय बाय, विल सी यू एंड मीट यू इन अनदर वीडियो। बाय।